हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस 1 चैनल लेकर आ रहा है आपके लिए क्विक रिवीजन सीरीज। और इस क्विक रिवीजन सीरीज का ये है 10वां पार्ट। देखिए, पार्ट 9 और पार्ट 10 में गैप हो गया है और उस गैप की वजह से बहुत सारे बच्चों का जो प्यार है वो गुस्से में बदल गया है। आपके गुस्से को बिल्कुल हम समझते हैं। जब कोई आपको अच्छी चीज़ मिलती है तो आप चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो। ये बीच में कंप्लीट नहीं हो पाया तो आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल वैलिड है। लेकिन गुस्से की एक मर्यादा होती है, एक लिमिट होती है। आप कुछ बच्चे वहां पर ऐसा कह रहे हैं कि पैसे लेकर भाग रहे हैं, या ये बहुत ही गलत चीज़ है। पहली बात तो ये, जो आप अगर आप बिल्कुल सही से ईमानदारी से सुनेंगे तो जो पेड बैच है वो आपका पीडीएफ जो है, हमारी सारी पीडीएफ के रिगार्डिंग है। उसमें वीडियो डिस्कशन का कहीं भी आपसे जिक्र नहीं कहा गया है। ये तो हमारा फ्री में इनिशिएटिव है आप सभी बच्चों के लिए कि जो वीडियो डिस्कशन है, आपको पीडीएफ मिल गई, आप पढ़िए। ये तो हम एडिशनल चीज़ आपको करा रहे हैं, आप जुड़िए। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी चीज़ ये, जैसे कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं नेगेटिव वे में, मैं चाहता हूँ कि अगर आप वाकई में वीडियो देख रहे हैं तो जो मैं वीडियो में क्वेश्चन पूछता हूँ आप उनके आंसर दीजिए। मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। और उस क्वेश्चन के बाद आप चाहे मेरे से भी क्वेश्चन कीजिए कि सर ऐसा क्यों या ऐसा कैसे। तो वो चीज़ अच्छी है। अ, भागने वाली बात अच्छी नहीं थी और थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा था सुनकर। बाकी आप बच्चे हैं, आपकी मर्जी है भाई, आप जो कहें ठीक है। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है, एक मर्यादा होती है। और ऐसा नहीं है, हो सकता है मेरी तबीयत ठीक नहीं हो, मैं इसलिए टाइम पर नहीं कर पाया हूँ। हो सकता है कहीं किसी काम में फंस गया हो, मजबूरी मजबूरी ही रही होगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। चलिए, जो गिले शिकवे थे हमारे साइड से भी हमने भी वो कह दिए। बिना टाइम को वेस्ट करे हम चलते हैं आगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू जैनिज्म। तो जैनिज्म है बेसिकली, यहाँ जो कॉन्सेप्ट है गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं है, भगवान का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ है तीर्थंकर का, जो उनके स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। तो 24 तीर्थंकर हुए हैं और जो लास्ट है वो है महावीर जैन। अब इनके जो महावीर जैन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था कहाँ पर, आपका कुंडग्राम या कुंडलग्राम में। और जो डेथ हुई है वो हुई है पावापुरी में, जो इनकी मृत्यु हुई है। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो थी रिजुपालिका नदी के तट पर। ये चीज़ें कई बार पूछी गई हैं, इसीलिए यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली ऐसे ही फैक्ट उठाकर रख दिया गया है। तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म जो मैंने बताया 24 तीर्थंकर हैं। अब सबसे पहले जो है, जो आपको जो है ना, अगर देखिए हर चीज़ में एक लिमिटेशन होती है, आप हर चीज़ को याद नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी होती हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पहले हैं ऋषभ देव हैं, और फिर आ जाइए आप ऋषभ देव के बाद। देखो, पहले दो याद होने चाहिए, ऋषभ देव, अजीतनाथ। और बाद के दो याद होने चाहिए। बाकी फिर इसके बीच में जो अगर आपको कुछ याद हो जाए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद हो जाए, किसी जगह से जोड़कर याद करना चाहे, वो आपके लिए, वो आपका पर्सनल है। मेरी साइड से ये है। और साथ ही साथ जो है ना, इनका एक सिंबल भी होता है, उस सिंबल को भी आप याद रखें। जैसे कि महावीर स्वामी का है लायन है, और आपका ऋषभ देव का है बुल। तो इस तरह से आप उसको भी याद कर लीजिए, एटलीस्ट 4 का ज़रूर कर लीजिए। और बाकी अगर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपने किए हैं, अगर उसमें आपको 4 5 6 तक मिल जाए तो उनका भी आप एक बार देख लीजिएगा ठीक से। चलते हैं हम आगे। जैर तीर्थंकर एंड देयर प्लेसेस ऑफ अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा। मतलब ये भी क्वेश्चन है कि कौन से तीर्थंकर को कहाँ पर निर्वाणा प्राप्त हुआ था। निर्वाणा तो ऋषभनाथ जो है उनको अष्टपद में। अष्टपद जो है ये वाला जो है, कैलाश, जो कैलाश पर्वत है वहाँ पर इसको कहा जाता है कि अष्टपद में हुआ। वासुपिया वासुपूज्य जो है वो चंपापुरी। नेमिनाथ आपके उज्जयंत। महावीर को कहाँ, पावापुरी। और अरिस्टा नेमी गुजरात, गिरनार की पहाड़ियाँ। गिरनार से एक चीज़ और याद आई, जैसे ये जैन है। गिरनार, गिरनार नहीं, वो तो दूसरी चीज़ है, वो जैन रिलेट इससे नहीं है। वो तो बेसिकली जो इंस्क्रिप्शन है, गिरनार इंस्क्रिप्शन, वो जो रुद्र दमन वन के द्वारा संस्कृत में, और जिसमें आपके सुदर्शन लेक के रिपेयर के बारे में बताया गया है, वो था। वो मैं सोच रहा था इससे कुछ जोड़कर बताऊं, लेकिन वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है। जैन रिलीजन से जो है वो है हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, जो खारवेला किंग, और वो जैन धर्म के सपोर्टर थे। ये मैं बताना चाह रहा था, वो चीज़ थी अलग। अब हम जैन तीर्थंकर देर सिंबल्स, जो मैं अभी ऊपर बोल रहा था वो।
देखिए आपका ऋषभ देव का क्या है, ऋषभ देव का है बैल बुल, और आपका महावीर स्वामी का है सिंह, आपका सिंह हो गया। अब जैसे अब इसके अलावा जो है ना, देखिए फिर वही चीज़ है कि हर चीज़ की आपकी लिमिटेशन है। अब आपके दिमाग में एक लिमिटेड कैपेसिटी है। ऐसे तो इंसान का जो दिमाग है वो इनफाइनाइट चीज़ें याद कर सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप बच्चों का दिमाग थोड़ा कम है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, करंट अफेयर का कहाँ कहाँ से देखना है, तो टेंशन नहीं लेनी है, कुछ कुछ चीज़ें याद कीजिए, ठीक है। ऋषभ देव का बैल हो गया फुल, और आपका महावीर स्वामी का सिंह हो गया। एक जो है ना कलश मुझे अच्छा लगा था, मल्लिकनाथ कलश, क्योंकि ये पूछा भी गया है, और एक ये पद्म प्रभ इनका है कमल। ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं। बाकी आपकी कहते हैं ना नसीब की बात है, हो सकता है आप इसमें से 2 याद करें उन्हीं में से आ जाए, और हो सकता है आप 6 याद करें जो बाकी छोड़े उसमें से पूछा जाए, तो भैया फिर तो नसीब की बात है, फिर ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। डायनेस्टीज ऑफ एंशियंट इंडिया एंड देयर रूलर्स, जो डायनेस्टी है बेसिकली ये जो डायनेस्टी आपका वंश और उनके शासक, जो नंदा डायनेस्टी है, नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे महापद्मनंदा, महापद्मनंदा। अब जैसे यहाँ पर दिया है लास्ट रूलर, बहुत कम ऐसा हुआ है, बहुत कम ऐसा कि जहाँ लास्ट रूलर पे क्वेश्चन पूछा जाए, अदरवाइज पूछा जाता है हु वाज द फाउंडर या हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर। जो ग्रेटेस्ट रूलर हो उनका या तो उसके ऊपर क्वेश्चन होता है या फाउंडर के ऊपर, या फिर जो लास्ट रूलर है जहाँ आपका एक बड़ा चेंज हुआ है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे धनानंदा है, धनानंदा को चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा था, हराया था। तो अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसको हराकर मौर्य जो वंश है उसकी स्थापना हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, यानी कि जो आपके कौटिल्य है, और उनकी हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था, धनानंदा को, और फिर ये हुआ था। इसी तरह से जो बृहद्रथ है, मौर्य डायनेस्टी के बृहद्रथ है, इसको पुष्यमित्र शुंगा ने इनको मारा था, जो इसके सेनापति थे, और फिर शुंगा डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था। तो मौर्य के फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य, और लास्ट रूलर है बृहद्रथ। और गुप्ता जो है, गुप्ता के फाउंडर कौन है, चंद्रगुप्ता वन, और लास्ट जो है वो है स्कंद गुप्ता। शुंगा डायनेस्टी देखिए मैंने बताया, पुष्यमित्र शुंगा, लास्ट देवभूमि, सतवाहना के हैं सिमुका, सिमुख लिखा है, सिमुका भी कई सारी जगह आप देखेंगे, और लास्ट रूलर है यजना सतकर्णी, और चालुक्य डायनेस्टी है, चालुक्य ऑफ वटापी, चालुक्य ऑफ वटापी इनके संस्थापक हैं पुलकेशिन वन, और लास्ट है कीर्तिवर्मन चालुक्य, कीर्तिवर्मन चालुक्य। एक बार मैं ज़रा दोबारा से बोल देता हूँ, कई बार आ जाता है, लास्ट में नहीं बोलूँगा, अब मैं फर्स्ट ही बोलूँगा। नंदा के फाउंडर, नंदा जो डायनेस्टी है उसके फाउंडर थे महापद्मनंदा या फिर उग्रसेना। जो मौर्य डायनेस्टी है उसके हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जो गुप्ता डायनेस्टी है उसके हैं चंद्रगुप्ता, जो शुंगा डायनेस्टी है पुष्यमित्र शुंगा, जो सतवाहना है उसके हैं सिमुका, और जो चालुक्य है चालुक्य है उसके हैं पुलकेशिन वन, पुलकेशिन वन उसके हैं। इंडियाज अपकमिंग टारगेट ईयर्स, जैसे कुछ टारगेट हैं इंडिया के, भाई क्या क्या चीज़ें कब कब अचीव करनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन। अब जितना भी ये है ना, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नेट ज़ीरो इमिशन, नेट कार्बन इमिशन इंडिया का। जो पंचामृत दिया था, पंचामृत, पंचामृत, पंचामृत दिया था कहाँ, ग्लासगो, ग्लासगो कोप 26। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था पंचामृत, और उसमें जो एक फीचर था वो ये था कि इंडिया जो है 2070 तक, 2070 तक आपका नेट ज़ीरो हमें, नेट कार्बन या नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन हमें टारगेट अचीव करना है। अब डेवलप्ड इंडिया ये हमारे बजट में कहा है, विकसित भारत 2047, टारगेट टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बाय 80%, ये 2047 तक। अब इस तरह से अगर आप याद करोगे ना चीज़ों को, तो चीज़ें होंगी मुश्किल, चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा जोड़ कर देखते हैं। तो एक हमने देखा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के क्या बाद क्या होता है, जो आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको रिप्लेस किया गया था, यानी कि हाइड्रोक्लोरो, जहाँ भी क्लोरो या फ्लोरो वाले उनको हटाकर किया गया था HFC से। अब जो क्लोरो को रिप्लेस किया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, HFC से, लेकिन बाद में क्या पाया गया कि जो HFC है उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है,
ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल उस चीज़ को कहते हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होने के चांसेस, यानी कि इसकी कितनी कैपेसिटी है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेस है, उसके हिसाब से इसमें कितने गुना कार्बन जो ग्रीन हाउस गैस का जो पोटेंशियल है, यानी कि गर्मी पैदा करने की या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की कितनी कैपेसिटी है इसके अंदर, तो उसको जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस थी उसको रिप्लेस करने के लिए मॉन्ट्रियल में अमेंडमेंट किया गया था जिसका नाम था किगाली। और किगाली अमेंडमेंट के अंदर ये कहा गया था कि हमें जो HFCs को रिड्यूस करना है 80%, वो 2047 तक करना है। अब जिस तरह से इंडिया को डेवलप भारत बनाना है, उसी तरह से इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंट भी बनाना है या सेल्फ रिलायंट 2047 तक। इंडिया टारगेट टू इंक्रीज न्यूक्लियर पावर टू 1 लाख मेगावाट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। टारगेट टू अचीव द सेल्फ सफिशिएंसी इन शिप बिल्डिंग, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। मुंबई सिटी टारगेट जीरो कार्बन इमिशन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडिया का नेट जीरो गोल है वो है 2070 और मुंबई का है 2050, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पूछ ले आपसे किसी भी तरह से, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो ये आप इसको याद रखें। अब जैसे मैंने ये सेशन स्टार्ट होते ही मैंने यहाँ पर लिखा था पंचामृत। पंचामृत में कुछ चीज़ें हैं, वो पांचों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक मैंने बता दिया है आपको 2070 तक, चलिए एक और बता देता हूँ। कार्बन इंटेंसिटी जो है 45% कम करनी है बाई 2030। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट है ना, ये यहाँ तक तो आप याद कर लेंगे। ऑफ 2005 लेवल, जो 2005 का लेवल है उसके हिसाब से 2030 तक हमें 45% कार्बन इमिशन इंटेंसिटी को कम करना है। फिर इसके अलावा जो एक है, चलिए जब आप कह ही रहे हैं तो मैं आगे भी चल देता हूँ। 500 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, और 50% हमें अपनी जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो करना है फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी। और 500 गीगावाट्स 50%, 45%, और एक है 1 बिलियन गीगा टन, 1 बिलियन गीगा टन ऑफ कार्बन को स्टोर करना है, सिक्वेस्टर करना है इन द फॉर्म ऑफ जो हम पेड़ उगाएंगे। तो इस तरह से 5 हैं पंचामृत, इसको आप याद कर लें। पंचामृत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, कहाँ पे दिया था? ग्लासगो। ग्लासगो क्या है? COP26। अब COP क्या है? UNFCCC की एनुअल सेशन होता है। अब उससे जुड़ी हुई जो लेटेस्ट चीज़ है वो ये है कि लेटेस्ट जो COP है COP29 वो हो रही है बाकू। बाकू है अजरबैजान की कैपिटल, और वहाँ जो लड़ाई हो रही है वो बेसिकली हो रही है फंड के ऊपर। आपके आज के टाइम में जितने भी और आप ये समिट देख रहे हैं सब जगह लड़ाई है आपके फंड के ऊपर। पिछली वाली जो थी COP28 जो दुबई में थी, UAE में, उसमें था आपका लॉस एंड डैमेज फंड। यहाँ क्लाइमेट एडेप्टेशन फंड के ऊपर चीज़ चल रही है, उसके बारे में लेटेस्ट अपडेट आगे आपको बता दिया जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। इंडियाज अपकमिंग टारगेट 2030 तक। अब ये जैसे मैंने ये बताया 250 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल, इतना ये ना, इसमें आप ये देखिए एम इज टू मेक इंडियन रेलवे नेट जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रेलवे को 2030 तक, मुंबई को 2050 तक, और इंडिया को 2070 तक, ये हो गया आपका, ये मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ है, जैसे कुछ बीमारीज के बारे में है, लेप्रोसी को ख़त्म करना है या फिर टीबी को ख़त्म करना है, एड्स को ख़त्म करना है, और एक जो चीज़ है जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि इसको 2047 तक करना है, ये बजट में दिया गया था। तो ये हो गया आपका सिकल सेल एनीमिया के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रेवलर्स हैं उनके बारे में। मेगास्थनीज जो है ये एम्बेसडर है सेलेकस निकेटर के। मेगास्थनीज आपके किस टाइम आते हैं? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है इंडिका। कौन, क्या नाम है? इंडिका। इंडिका से उस टाइम के इंडिया के बारे में और बहुत सारी पॉलिटिकल इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में पता लगता है। मेगास्थनीज की किताब थी इंडिका। फाहियान जो है ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त टू विक्रम। फाहियान जो है वह चंद्रगुप्तादित्य विक्रमादित्य जो था इनका टाइटल था, नाम है चंद्रगुप्ता टू, चंद्रगुप्तादित्य, ये इनका टाइटल था कि शासनकाल में भारत आया था। और ह्वेनसंग जो है ये हर्षवर्धन के में टाइम में आए थे, ह्वेनसंग, हर्षवर्धन। इत्सिंग जो है ये इस साल में, और एक चीनी यात्री अल मसूदी जो है एक अरब यात्री, पुस्तक है इनकी
मुरूजुल जेहाब, मुरूजुल जेहाब। और जो अल बरूनी है, इनकी किताब है किताबुल हिंद। अल बरूनी जो है ये आपके महमूद गजनवी के साथ, और अरब ट्रेवलर है, किताब है बुरूजुल ज़हाब। इत सिंह जो है चाइनीज ट्रेवलर, ये आप देखिए। और हुएन सोंग जो है ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। मैंने जब इसको याद किया था, मुझे जब कंफ्यूजन होती थी, HH हुएन सेंग आया हर्षवर्धन के टाइम में। बस एक थोड़ा सा मतलब ऐसे है कि कुछ चीज़ याद हो जाए, तो इसी कोशिश में रहते थे। तो आपका मेगास्थनीज एम्बेसडर ऑफ सेलेकस निकेटर केम टू, और इनकी किताब थी इंडिका। और फाहियान जो है वो चंद्रगुप्ता टू, जिनका दूसरा जो उनका टाइटल था विक्रमादित्य, उनके टाइम पर आए। और हुएन सेंग जो है ये हर्षवर्धना के टाइम में। इत सिंह जो है वो चाइनीज ट्रेवलर इस टाइम में। यहाँ मुझे नाम भी लिखना चाहिए था किसके दौरान, वो नहीं लिखा है, तो वो अब देखिए ये आपको बताना है किसके दौरान ये आए थे। अल मसूदी जो है ये अरब ट्रेवलर है, उसकी किताब है मुरूजुल ज़ेहाब। और अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ, और किताब है इनकी किताबुल हिंद। चलिए आगे चलते हैं। 4 पैरामीटर्स ऑफ मनी और मनी सप्लाई इन इंडिया, M1 M2 M3 M4। ऑल्दो मैंने आप लोगों से पहले ही कहा है जितने भी इकोनॉमी की न्यूज़ है कि मैं उनको एक साथ एक वीडियो में कवर कर दूंगा। फिर भी अगर यहाँ जैसे आपसे पूछा जाए, नॉर्मली तो जो M3 है वो यूज़ होता है आपका करेंसी को कैलकुलेट करने में, मनी सप्लाई को देखने में, और इसी को बोलते हैं ब्रॉड मनी। ये आपको याद होना चाहिए। जो 1 है वो आपका, उसे कह देंगे आप नैरो मनी, और जो 3 है उसको ब्रॉड मनी उसको। और जो बेसिकली क्या है, जो 3 में भी कुछ चीज़ें ऐड करोगे तो M4 आ जाएगा। लेकिन असल में जो मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है वो है आपका M3। मेजर फार्मर मूवमेंट, ये जो है ना चीज़ें, जैसे जो बरदौली सत्याग्रह है, बरदौली होता है 1928 में। इसको लीड करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। हुआ किस लिए था, क्योंकि यहाँ तक देखिए मैंने जो नाम यूज़ किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ तक ये नाम नहीं था, यहाँ था वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पर जाते हैं और बेसिकली क्या हुआ, रिवेन्यू जो है लैंड रिवेन्यू जो कर था उसको बढ़ा दिया था 22%। लेकिन जो फार्मर्स थे उसको बियर नहीं कर पा रहे थे, बहुत मुश्किल हालात थे। तो ये प्रोटेस्ट होता है, मतलब ये मूवमेंट होता है, और इसको सक्सेस मतलब ये सफल रहा था। और फिर इसी के बाद में इसको मतलब ये देखिए, गवर्नमेंट हैड टू विड्रॉ द टैक्स हाइक। आंदोलन सफल रहा और सरकार को कर वृद्धि वापस लेनी पड़ी। अब इसके बाद ही, इसकी सफलता के बाद ही जो वल्लभ भाई पटेल हैं उनको टाइटल दिया गया सरदार। तो इसके बाद नाम हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। चंपारण सत्याग्रह जो है ये हुआ था 1917 में। और हुआ क्या था, बेसिकली जो आपका लखनऊ सेशन था, लखनऊ सेशन में देखते हैं यहाँ पर। अब हुआ क्या कि चंपारण 1917 में, और इसमें जो हाँ लखनऊ सेशन ही, वहाँ पे थे एक आर के शुक्ला जो थे वो बिहार से थे। उन्होंने गांधी जी से मिले और चंपारण की जो कमियां हैं, या जो वहाँ पर जो किसान जो चैलेंज फेस कर रहे हैं उनके बारे में गांधी जी को अवगत कराया। गांधी जी ने फिर वहाँ पर एक टीम भेजी थी अपनी। उस टीम में कुछ नाम थे, एक थे अनुग्रहन A N सिन्हा, और बाकी के 2 नाम आप मुझे बताएंगे। थे तो कई सारे नाम, शायद मज़ारुल हक भी थे। उस टीम को वहाँ पर भेजा और उन्होंने गांधी जी को बताया कि हाँ वाकई में वहाँ दिक्कत है। तो फिर गांधी जी वहाँ गए और ये हुआ चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी रेज द डिमांड ऑफ द फार्मर्स प्रोमिनेंटली थ्रू सत्याग्रह, एंड अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू अबॉलिश द 3 कठिया सिस्टम। बेसिकली क्या था कि जो 3 कठिया सिस्टम में ये था, जैसे 1 कट्ठा है 20 यूनिट है, उसमें से 3 यूनिट पर आपकी इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था। अगर आप पढ़ेंगे, पीछे जाएंगे हिस्ट्री में, हमने पढ़ा था नील विद्रोह जो हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ, जो बंगाल में जो प्लांटर्स थे वो वहां से हटके दूसरे दूसरे एरिया में आ गए। अब जब वो आ गए बिहार में जब वो करने लगे, तो अब यहाँ भी क्या हुआ, आपका इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था। और इंडिगो की वजह से क्या है ना, ये जो फसल है ये जो सॉइल है उसको भी एसिडिक कर देती है, जिसकी वजह से सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है, कैपेसिटी है, वो कम होती जा रही थी। और लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट था, तो कॉन्ट्रैक्ट भाई इतनी ताकत तो थी नहीं कि अंग्रेजों से कह दे कि हम नहीं उगाएंगे। अंग्रेज भाई अब उस टाइम तो बिल्कुल पूरे पावरफुल थे।
तो उस टाइम में इस सिस्टम की वजह से किसानों को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इस सिस्टम के अगेंस्ट गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने बोला, और फिर गांधी जी वहां पे गए और ये सत्याग्रह हुआ, और ये पहला फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह था गांधी जी का इंडिया में। इसके बाद है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा महात्मा गांधी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात की। इवन आफ्टर दिस, मतलब ये हुआ कि वहाँ भीषण अकाल पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट ने टैक्स की डिमांड की और वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, तो इसके लिए ये हुआ। और फिर क्या हुआ, सत्याग्रह का रिजल्ट कि गवर्नमेंट को अपनी जो टैक्स डिमांड थी वो सस्पेंड करनी पड़ी, तो ये भी सक्सेसफुल रहा। अब इसके बाद है एक आगे देख लेते हैं CAK, यानी कि खेड़ा। खेड़ा से पहले था अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, जिसमें पहली बार गांधी जी किसका इस्तेमाल करते हैं, भूख हड़ताल का। और एक जो चीज है जैसे चंपारण है, खेड़ा है, वो है अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो इसलिए अलग है क्योंकि वो इंडियंस के ही अगेंस्ट था, जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके ही अगेंस्ट था, प्लेग बोनस को लेकर वो था। फिर एक होता है आपका तेभागा मूवमेंट 1946-47 तक, बंगाल में लोकेशन है। अब हुआ क्या तेभागा में, जो किसान हैं किराएदार जमींदारों की फसल का आधा हिस्सा देने के बजाय सिर्फ 1/3 देने की मांग कर रहे थे। अभी क्या हो रहा था, जैसे मान लीजिए ये प्रोड्यूस हुआ और इतना जा रहा था किसान को, इतना रह रहा था जमींदार के पास। किसानों की डिमांड थी कि भाई इस तरह से 3 हिस्से किए जाएं, ये 2/3 तो रहे किसान के पास और ये जाए जमींदार के पास। इस चीज़ की डिमांड थी और इसी के लिए लड़ाई हुई, और बेसिकली ये काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, और फिर अल्टीमेटली इसको कहा, मतलब सक्सेसफुल रहा ये भी। मोपला रिबेलियन 1921 में, दिस मूवमेंट वाज कैरिड आउट बाय मुस्लिम मोपला। बेसिकली क्या था कि जो मुस्लिम पीजेंट्स थे, किसान थे, कहाँ, मालाबार कोस्ट और आपका केरला में। अब उन्होंने लैंड जो रेवेन्यू बढ़ा हुआ था उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ उठाई, और अल्टीमेटली ये कम्युनल रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गया। और इसमें द मूवमेंट वाज कैरिड आउट बाय द मुस्लिम मोपला पीजेंट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ड्यू टू विच दे फेस सिवियर एक्सप्लॉयटेशन इन द लैंड एंड टैक्स सिस्टम। बेसिकली था क्या कि जो हाई टैक्स रेट सिस्टम है उसका और जमींदार के खिलाफ था, लेकिन जमींदार कौन थे, मोस्टली नॉन मुस्लिम थे, और जो किसान थे वो मुस्लिम थे। तो अल्टीमेटली इसने कम्युनल कलर ले लिया। द मूवमेंट टर्न्ड इनटू ए रिलीजियस एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन विच मैनी लाइव्स वर लॉस्ट। यह आंदोलन धार्मिक और सामाजिक संघर्ष में बदल गया, जिसमें कई जाने गए आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने किसान आंदोलन के इतिहास में अपनी जगह बनाई, जो मोपला है। और जिस टाइम वहां पर मोपला हो रहा है, मैं इधर आपका नदर्न इंडिया में उस टाइम में हो रहा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कोल विद्रोह, अगर आपको याद हो तो हमने एक बार एक वीडियो कराई थी जिसमें हमने सारे जो विद्रोह हैं, जो ट्राइबल या जनजातीय जो है उनके द्वारा जो विद्रोह किए गए हैं उनको एक साथ डिस्कस किया है। तो ज़्यादा बेहतर है आप वहाँ ये देखें विद्रोह ये कब हुआ, कारण और कौन इसका लीडर था, ये अगर एक साथ देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और वो हम करा चुके हैं। तो इसलिए इसको हम यहाँ ज़्यादा इस पर हम डिस्कशन नहीं करते हैं, सबके सब ये किए जा चुके हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि मुझे कराना नहीं है, चीज़ें कराई जा चुकी हैं। तो इसलिए इसको रिपीटेशन से बचने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, इम्पोर्टेंट फॉरेन ट्रेवलर्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, ये वाला पेज भी क्या है, रिपीटिशन ही है। मेगास्थनी एम्बेसडर ऑफ सेलेकस निकेटर, फाहियान चंद्रगुप्ता टू, हियान सेंग, आपका हर्षवर्धना, इत्सिंग चाइनीज, अल मसूदी, इनकी किताब है मुरूजुल ज़ेहाब, अलबरूनी, गजनवी, और मार्को पोलो, ये थोड़ा नया है। मार्को पोलो विजिटेड साउथ इंडिया इन 1294, और इसकी किताब क्या थी, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। और ये कब इन्होंने किया, 1294 ईस्वी में दक्षिण भारत का दौरा किया। इब्ने बतूता जो है इनकी किताब है, और किताब का नाम है किताबुल रहला, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में थे यहाँ पर। और निकोलो कॉन्टी एक वेनिस यात्री, विजयनगर का साम्राज्य जो है ये वहाँ पर विजयनगर एम्पायर में आए थे। अब्दुल रजाक जो है ये आपका फारसी यात्री, और कहाँ आए थे, कालीकट में जैमोरिन के पास। और विलियम हॉकिंस जो है ये अंग्रेजी, और किसके कोर्ट में आए, जहांगीर के कोर्ट में। इसी को ही विलियम हॉकिंस को ही कहा जाता है इंग्लिश खान भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। एक्ट्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू द वायसरॉय।
अब देखते हैं कुछ चीज़ें हैं, ऑल्दो ये जो चीज़ें हैं ना, ये अब तक के डिस्कशन में मैं बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं फिर भी आप लोगों के लिए एक बार फिर से बोलता हूँ। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल दिया था। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया, नाम को चेंज किया। 1833 का जो था, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया, और जो पहले बने थे वो थे विलियम बेंटिक। और 1858 में भारत के अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वाइस रॉय कर दिया गया था, और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो पहले वाइस रॉय बने थे, और भारत के वायसरॉय का पद 1948 में खत्म हो गया था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसरॉय थे। क्या कोई इंडियन भी गवर्नर जनरल बना है? ये आप मुझे क्वेश्चन, मतलब ये आंसर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, क्या कोई इंडियन भी गवर्नर जनरल बना है इंडिया का? बाद में जो है ना, वायसरॉय से ज़्यादा गवर्नर जनरल ही टर्म यूज होता था, जैसे कि आपका वोवेल के टाइम में, माउंटबेटन के टाइम में, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। मुगल कालीन प्रशासनिक अधिकारियों की सूची। अब जैसे क्या है ना, अब जैसे आप देखेंगे मुगल्स का देखेंगे, दिल्ली सल्तनत देखेंगे, या फिर आप जैसे चोला एम्पायर का देखेंगे, और वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में, तो क्या है ना, ये बड़ा ही फेवरेट टॉपिक रहा है, चाहे यूपीपीसीएस का, चाहे बीपीएससी का, चाहे यूपीएससी का, तो किसी एक ऑफिसर का नाम लेकर पूछ लेते हैं। अब देखिए, हर ऑफिसर का तो नाम आप याद रख नहीं सकते, आपकी लिमिटेड कैपेसिटी है, तो चीज़ें जितनी कम से कम यहाँ है उसको देखा जाए और उसी से कराया जाए। अब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, तो सबसे बड़ा जो है था, वो था क्या आपका? सूबा था, सूबे के अंदर था सरकार, फिर था आपका परगना, परगना के नीचे इन्होंने लिखा है या नहीं देख लेते हैं। परगना एसएसपीवी मैंने बनाया था। अब एक टर्म आप देखेंगे, बीपीएससी ने उस सॉरी यूपीपीसीएस ने पूछा है, एक टर्म है चकला, CHAKLA। ये भी जो है ना, इसी एक एरिया ही था, जैसे सरकार है ना, सूबा और परगना के बीच में था ये भी चकला, लेकिन सरकार से अलग था ये। सूबा और परगना के बीच में था, लेकिन सरकार से अलग था ये वाला टर्म चकला। और इसको, ये भी एक ज़मीन की ही एक यूनिट का नाम था। और जो इसके नीचे है, परगना के नीचे, ये देखिए, हाँ, विलेज, यूनिट लेवल विलेज, SSPV, सूबा, सरकार, परगना एंड विलेज। अब यहाँ जो है ना, हर लेवल का जो ऑफिसर है, हम उसका नाम एक बार देख लेते हैं। जो सूबा का अधिकारी है, सिपाह सलाह, जो सिपाह सलार है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, और ये जो है, इसे बाद में सूबेदार के नाम से, सूबेदार, बाद में सूबेदार को निज़ाम के रूप में जाना जाता था। अंडर अकबर एंड लेटर द सूबेदार वाज नोन एज निज़ाम। दीवान क्या था? इंचार्ज। दीवान है रिवेन्यू से जुड़ा हुआ, इंचार्ज ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट है। बख्शी जो था, बख्शी था आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट से। तो ये हो गया प्रोविंस के ऑफिसर। सिपाह सलार और सूबेदार भी उसको कहा जाता था। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या थी? सरकार लेवल पर। फौजदार जो था एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था, फौजदार प्रशासनिक प्रधान। और जो अमाल या अमाल गुजार जो थे, अमल गुजार, वो थे आपके राजस्व संग्रह के लिए। और कोतवाल जो है, जैसा कहते हैं ना भैया, सैया मेरा कोतवाल, तो जो कोतवाल है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है आपके SP साहब, ये हो गए आपके कप्तान साहब। इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस एंड रेगुलेशन ऑफ प्राइसेस। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है परगना, उस पर जो ऑफिसर है वो है शिकदार, और शिकदार हो गया। और ये खुद को और कोतवाल के कार्य करते हुए मिला लिया। अमीन कानूंगो, ये जो है अमीन कानूंगो, ये आपका राजस्व अधिकारी है, रिवेन्यू ऑफिसर। जो आप बिहार वाले देख रहे हैं, वो रिवेन्यू ऑफिसर की बहुत सारी पोस्ट है। इस बार मेरे ख्याल से 350 तो रिवेन्यू ऑफिसर की ही है, अमीन कानूंगो। तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है वहाँ पर भी एग्जाम क्रैक करने का। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है विलेज, फिर जो ऑफिसर है मुकद्दम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मुकद्दम, चौधरी, ये क्या चीज़ें होती है? तो मुकद्दम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है विलेज लेवल का। मुकद्दम जो है उसका चीफ है। पटवारी जो है वो अकाउंटेंट है। और एक वॉचमैन जो बेसिकली चौकीदार। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट
जो एंग्लो मराठा वॉर है ये है बेसिकली 1776 में हुआ, और इसमें ट्रीटी हुई थी किस किस के बीच में? नाना फडणवीस और अंग्रेजों के बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रीटी ऑफ पुरंदर सीधे सीधे पूछ लिया जाता है आपका, इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछ ली जाती है, और कई बार ये भी पूछा जाता है ये कौन से वॉर से जुड़ा हुआ है। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से है। और फिर आपके बाद में देखिए, अब कहीं भी आप देखेंगे ना, जो असल वजह है ना वो है गद्दी की, असल जगह लड़ाई है वो है पावर की। आज के टाइम भी अगर आप देखें, जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए हैं वहाँ अब से पहले जो पार्टी टूटी थी वो भी किस लिए टूटी थी? कि आपके गद्दी की वजह से। आज जो असमंजस वाली स्थिति बनी हुई थी वो भी किस लिए? गद्दी की वजह से, कि भाई गद्दी पे ही बैठना चाहते हैं आप, जो है ना। बाहर से आदमी कोई कुछ भी बोले, लेकिन अनर इनर फीलिंग जो है ना वो यही होती है कि देखिए भाई पावर मेरे पास होनी चाहिए। जो चीफ मिनिस्टर है वो ही पोजीशन है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ना वो तो एक आपका लालू भाऊ जिसे कह देते हैं ना, एक लॉलीपॉप दिया हुआ है आपको कि हाँ आपका एक नाम है। अदरवाइज जो पावर है, और कोशिश यही होती है दूसरे भी आदमी की कि मुझे चीफ मिनिस्टर वाली पोजीशन मिले। जब ये नहीं मिलता तो फिर इम्पोर्टेंट मंत्रालय की बात करते हैं। खैर हम आगे चलते हैं, और इसमें क्या है आपका पार्टीज जो थी कौन सी? रघुनाथ राव, नाना फडणवीस एंड वॉरेन हास्टिंग। कंक्लूजन, ये जो है ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई, और उसके बाद हुई ट्रीटी ऑफ सलबाई, जिसने दोनों के बीच में पीस लेकर आए, और अल्टीमेटली दोनों ने अच्छे से रहा। फिर होता है सेकेंड एंग्लो मराठा हुआ, फिर थर्ड, और थर्ड के बाद ये ख़त्म ही हो गया था। और सेकेंड के बाद जो एक वो है सब्सिडरी अलायंस, वो वाला एक्सेप्ट कर लिया था आपके किसने? पेशवा ने। अंडर द ब्रिटिश, इसके तहत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का समर्थन छोड़ दिया, और मराठों ने बदले में अंग्रेजों को शांतिपूर्ण व्यापार करने की अनुमति दी। मेजर ट्रीटीज ड्यूरिंग एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट। अब जो है ना देखिए, मैं फिर वही चीज़ कहूँ कि इसमें जो है ना सारी की सारी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव, सलबाई, सलबाई इंपॉर्टेंट है। बसैन, बसैन भी ठीक है, मतलब बसैन तो इम्पोर्टेंट ये। और देवगांव की, सुरजीर गांव की, राजघाट ये नहीं। पूना, पूना और मंडसौर, ये जो है ना ये आपको याद होना चाहिए। ये दोनों देख लीजिएगा, और ये दोनों, इतने में ही आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। जनरली क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन आता है, और यहाँ फर्स्ट एंग्लो मराठा, ये सेकंड एंग्लो मराठा, ये थर्ड एंग्लो मराठा, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन, ये हमने बड़े अच्छे से की थी। स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन जो है 1953 में बनी, फजल अली कमीशन, और दो और मेंबर थे इसके, एक थे एच.एन. कुंजरू, और जो तीसरे मेंबर थे उनका आप मुझे नाम कमेंट करके बताएंगे। अब मैं देखूंगा कितने बच्चे से देख रहे हैं, और देख भी क्या है, वाकई में सही से देख रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, और फिर मैं इस पर आगे हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन ये आप देख लेंगे, और जो पहला स्टेट बना था लैंग्वेज के बेस पर वो था आपका आंध्र प्रदेश। ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ये जो है ना आप ज़रा इससे देखिए। अब मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछता हूँ थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से, जब आप वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर रोकिएगा कि पहला जो स्टेट बना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन वो कौन सा है? क्या वो आंध्रा है? तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन के जो उसके बेस पर जो एक्ट आया है, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट 7 शेड्यूल, वो आया है 1956 में। 1956 में एक्ट आया, और उसके बाद जो पहला स्टेट बना है उस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेस पर, तो वो बना है आपका गुजरात, और महाराष्ट्र का डिवीज़न हुआ था बॉम्बे स्टेट से का डिवीज़न हुआ, और ये दोनों बने गुजरात और महाराष्ट्र, और उसके बाद नागालैंड, हरियाणा, ये इस तरह से पूरा हुआ है। इसमें भी क्रोनोलॉजी पूछता है। तो आंध्रा जो है वो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट के तहत नहीं बना था, लैंग्वेज के बेसिस पे बना था। पहला आई थी आपके धार कमीशन, फिर जेवीपी कमेटी, और उसके बाद फिर आपका फजल अली कमीशन या स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन आई थी। ठीक। अब आंध्र प्रदेश 1953, गुजरात और महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 63, ये थोड़ा सा याद, जैसे कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है जिससे आप थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकें। अब ये हो गया। हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को बना था, और हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, सिक्किम आपको याद होगा, हिमाचल प्रदेश याद रखना है 1971 में हुआ है। मिजोरम, अरुणाचल, ये दोनों जो है ना, मिजोरम और अरुणाचल, और यहीं पर एक चीज़ है आप गोवा का भी देखेंगे। गोवा कब
यूनियन टेरिटरी से फुल स्टेट बना था, तो उसका भी आप मुझे बताएंगे और कौन से अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था। तो ये आपका टास्क है, इसको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और 2 जून 2014 को हुआ ये तेलंगाना। अब झारखंड जो है 15 नवंबर को बनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस भी मनाए जाते हैं बिरसा मुंडा की जन्म की याद में, जिसको धरती आबा भी कहा जाता है, बिरसा मुंडा। धरती आबा और गौरव, जनजातीय गौरव दिवस। अब देखिए, आप कहेंगे कि समझ में तो कुछ आ नहीं रहा, क्या लिख रहे हैं। भाई भावनाओं को समझिए, जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये हो गया। अब इसमें सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल में क्या है, तीसरा जो शेड्यूल है बेसिकली वो बताता है जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की पावर बताता है कौन किस पे कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट बना सकता है, आपका सेंट्रल लिस्ट पे सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है। स्टेट लिस्ट में जो है ना, ओरिजिनली कितने थे, 66 थे। ओरिजिनली कितने थे, 66 थे, 66 से हो गए 61। और समवर्ती जो है कंकरेंट, इसमें 47 थे, 47 से 52, और ये आपके 97 से 100। अब एक चीज़ है जिसे बोलते हैं रेसिडुअरी पावर। रेसिडुअरी रेसिडुअरी पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। और ये जो 5 यहाँ से यहाँ गए थे, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से गए थे। एक इसमें एजुकेशन है, एक इसमें वेट एंड मेजर्स है, वेट्स एंड मेजर्स, एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर्स, फॉरेस्ट, ट्रिब्यूनल जस्टिस के, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जस्टिस के बारे में, और पांचवा आप मुझे बताएंगे क्या है। चाहो तो आप मुझे पांचों बता सकते हो, एक कमेंट कर देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। 5 सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए थे, यानी कि स्टेट की लिस्ट से हटा के अब उनके कंकरेंट में आ गए, जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, और जो पार्लियामेंट का कानून है वो बड़ा कानून है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रिलेटेड टू प्रियम्बल। अब क्या है ना, प्रियम्बल के बारे में क्या है, प्रियम्बल को हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्देशिका। उद्देशिका से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले। क्या है प्रियम्बल का जो ओरिजिन है वो बेसिकली मान के चलिए आप, किससे, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन, किसने इंट्रोड्यूस किया था, जवाहरलाल नेहरू, जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि एक डिबेट थी कि क्या प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो जो बेरूबारी केस हुआ था 1960 में, उसमें कहा गया था प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जब हुआ केशवानंदा भारती केस, उसमें कहा गया प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही साथ ये बताया ये अमेंड भी किया जा सकता है। फिर LIC केस होता है 1995 में, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, वो भी मैं अभी बताता हूँ। फिलहाल ये पोजीशन है कि प्रीएम्बल जो है पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और इट कैन बी अमेंडेड। बट आपके उससे जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो भावना है वो भंग नहीं होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल कोई है, मुझे एग्जैक्टली वो केस याद नहीं आ रहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, पिटीशन फाइल की थी कि इससे सेकुलरिज्म वर्ड को हटाया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की साइड से जजमेंट आया कि ये नहीं हटाया जा सकता, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो 42वां संविधान संशोधन है, उसने आपके जो प्रियम्बल है उसमें 3 वर्ड, उद्देशिका में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, समाजवाद, सेकुलरिज्म और अखंडता। अब आप ये यहाँ पे मेंस के हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है कि जब भाई सेकुलरिज्म जो है बाद में ऐड किया गया है तो हट क्यों नहीं सकता है। तो सेकुलरिज्म के बारे में एक केस है SR बोमई केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज़ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अब प्रियम्बल को भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। बाकी खैर ये सब मेंस के डिस्कशन के लिए हैं, तो हम इस पर आराम से डिस्कशन करेंगे। डिसकंटिन्यूटीज रिलेटेड टू द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी पृथ्वी के आंतरिक संरचना से संबंधित असंबद्धताएं, डिसकंटिन्यूटीज, ये है पॉइंट नंबर 274। अब जैसे अगर हम इसको थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि अगर चीज़ को समझ लें,
तो भाई आसान हो जाएगी कुछ। देखो ये हो गया आपका कोर, ये हो गया आपका मेंटल, ये हो गया आपका क्रस्ट, ये है आपका अपर क्रस्ट। ठीक है। अब इसमें जो है ना बेसिकली क्या है, आप जो है ना इस तरह से कीजिए, जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, फिर यहाँ पर आपका है मेंटल, मेंटल में क्या हो जाएगा आपका अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर इसी तरह से आपका है कोर, आउटर कोर, इनर कोर। अब इन दोनों के बीच में भी है, इनके बीच में भी है, इसके बीच में, इसके बीच में, इन सबके बीच में डिसकंटिन्यूटी है। अब उसका जो नाम है, नाम हम देख लेते हैं, ये है आपके कोनराड, कोनराड, ये हो गया आपकी मोहरिक, जो है मोहरिक, फिर है आपकी रेपिटी, रेपिटी, ग्यूटेनबर्ग, ग्यूटेनबर्ग एंड लेहमन। आप इस तरह से इस चीज को 1 2 3 4 5 है, आप देख लीजिए, लेहमन, आप इस तरह से डिवाइड करके थोड़ा सा लिख लेंगे तो आपके लिए याद करने में आसानी हो जाएगी। ऐसे करोगे, बार बार पढ़ोगे अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। एक बार ये डायग्राम बना लीजिए, ये क्रस्ट आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मेंटल आपका अपर लोअर में डिवाइड हो गया, कोर आपका आउटर और इनर में डिवाइड हो गया, और इन सबके बीच में डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है कोनराड, मोहरिक, रेपेटिक, गुटेनबर्ग, लेहमन। ठीक। भाई कोशिश तो करता हूँ कि थोड़ा सा अपनी साइड से समझा सकूं, बाकी तो आप बच्चे हैं बहुत समझदार, चीज़ें आपको सारी की सारी खुद ब खुद याद हैं। कैस्पियन सी के बारे में, कैस्पियन सी जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक है कैस्पियन सी। क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। इसको कैस्पियन सी को 5 कंट्रीज इसको कवर करती हैं। कंट्रीज के नाम के लिए आप कर सकते हो क्या, तारिक, TARIK, तारिक, तजा, तुर्कमेनिस्तान, देखिए यहाँ आप तजिकिस्तान भी सोच सकते हैं लेकिन है तुर्कमेनिस्तान, ये है आपका अजरबैजान, ये है रशिया, ये है ईरान और ये है कजाकिस्तान। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन, देखिए एग्जाम में थोड़ी सी ही कन्फ्यूजन चाहिए होती है। ये है तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान नहीं है, ये है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान नहीं है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। और जो यूरोप की वोल्गा रिवर है, जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, वो किस में गिरती है? कैस्पियन सी में। इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूरोप एंड यूरोपियन रशिया इंपॉर्टेंट वाटरवे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब अदर नेम्स ऑफ द साइक्लोन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। साइक्लोन जो है जिसको हिंदी में चक्रवात बोलते हैं, उसके अलग अलग नाम क्या है? हिंद महासागर में चक्रवात बोलते हैं, कैरेबियन सी में उसे हरिकेन बोलते हैं, जैसा अभी कुछ टाइम पहले आपने अमेरिका में देखा कि हरिकेन, और चाइना सी में उसे टाइफून बोलते हैं, जापान में टाइफू बोलते हैं, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विली, फिलीपींस में बागियो एंड अमेरिका में टोर्नेडो। टोर्नेडो जो है, और टोर्नेडो जो है ना ये ज़मीन पर भी आता है। यहाँ मुझे जो है ना थोड़ा सा यही डाउट होता है कि टोर्नेडो पानी में तो आएगा ही, लेकिन टोर्नेडो ज़मीन पर भी आता है, और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो कंडीशन है ना वो पानी के ऊपर ही बनता है। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि ये क्यों है इसमें। बाकी आप इसको, अगर ये ऑप्शन आता है टोर्नेडो, तो टोर्नेडो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन का ही नाम है, और ये कहाँ है? अमेरिका में। फिलीपींस जो है, फिलीपींस में है नाम बागियो, ऑस्ट्रेलिया में, नदर्न ऑस्ट्रेलिया में विली विली, जापान में आपका टाइफून, चाइना सी में आपका टाइफून, जापान में टाइफू और वहाँ टाइफून, कैरिबियन सी में हरिकेन, और इंडियन ओशन में साइक्लोन। आप मुझे बताइए कि अगर इक्वेटर है, इक्वेटर पे कितनी फ्रीक्वेंसी है ट्रॉपिकल साइक्लोन की? इक्वेटर पर कितनी फ्रीक्वेंसी है ट्रॉपिकल साइक्लोन की? ये आप मुझे मतलब एक रफली फिगर में मुझे बताएंगे कमेंट करके, और मुझे अच्छा लगेगा जो बच्चे बताएंगे कमेंट करके। फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश इन फील्ड ऑफ अवार्ड्स। भाई कितना 44 मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ बस। वैसे देना, देखिए आप जैसे फर्स्ट है उत्तर प्रदेश में है तो बिल्कुल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो अगर इसे आप खुद भी देख लेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा, चीज़ें थोड़ी सी जल्दी हो जाएंगी। वैसी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम ना दिया जाए हमारी साइड से, जो बिल्कुल फैक्चुअल है और एज इट इज़ है।
जहाँ कुछ समझाने की चीज़ है तो चलिए कुछ बोला भी जाए, तो इसको आप देख लेंगे। और फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये जो है हाँ यहाँ थोड़ा सा कुछ बोला जा सकता है। फर्स्ट जो यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, 1887 में बनी। और फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो आईआईटी मतलब जो अभी फिलहाल आईआईटी रुड़की है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स एट रुड़की। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये रुड़की 1847, तो इस टाइम में गवर्नर जनरल कौन था? जिस टाइम में जो रुड़की कॉलेज बना है उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन था? क्या डलहौजी था? तो ये प्लीज़ आप मुझे बताएंगे कि जिस टाइम में रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स है रुड़की जो इस्टेब्लिश हुआ है, क्या उस टाइम में डलहौजी गवर्नर जनरल था? ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय, 1916। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है उत्तर प्रदेश में वो बना सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज। उसका पहले नाम था थॉमसन कॉलेज, थॉमसन कॉलेज था, आगरा में है, 1854 में बना, लेकिन बाद में उसका नाम कर दिया सरस्वती नायडू मेडिकल कॉलेज। और सरस्वती नायडू जो हैं ये पहली इंडियन है जो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी कानपुर में। देखिए वही चीज़ है आपका, यहाँ तो है आगरा, कानपुर में बनी थी, 1925 में बनी थी। अगर ओवरऑल कहा जाए वुमेन प्रेसिडेंट तो वो थी एनी बेसेंट, 1917, कोलकाता। ठीक। फर्स्ट एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, जीबी गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। फर्स्ट उर्दू एकेडमी लखनऊ, ये फर्स्ट इंडिया डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये लेटेस्ट है। जगत गुरु रामाभद्राचार्य डिसेबल्ड यूनिवर्सिटी, चित्रकूट उत्तर प्रदेश। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट संस्कृत कॉलेज इन बनारस में है, रेजिडेंट डेकन इन 1791 में, इसको बोलते थे संस्कृत कॉलेज। और आपका डंकन जो है, जोनाथन डंकन की हेल्प से ये बना था संस्कृत कॉलेज। जैसे पहले मदरसा बना था, मदरसे के बाद में आपका आया है संस्कृत कॉलेज, और ये जोनाथन डंकन की हेल्प से बना था। फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री, हाँ ये थोड़ा देख सकते हैं। फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे हारकोर्ट बटलर, संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल थे हारकोर्ट बटलर। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आगरा सर सीटी मेटकाल्फ। फर्स्ट नवाब ऑफ अवध सादत अली खान। फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का जो सेशन था 1888 में, इसको किसने हेड किया था? ये आप मुझे बताएंगे, 1888 वाला जो सेशन था वो किसने हेड किया था? 1888 का सेशन किसने हेड किया था ये बताएंगे, यानी कि उसका प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ उत्तर प्रदेश बनारस अखबार। बुद्धास्ट फर्स्ट सरमन जो है सारनाथ में दिया था, सारनाथ कहाँ है? वाराणसी। ठीक। ये कुछ जो है विटामिन है, विटामिन ऐसे होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल ये है कि अगर उनको तुम एक्सेस भी ले लोगे तो वो आपके अंदर जाएंगे, पानी में घुलेंगे और फिर आपके यूरिन के थ्रू आपका बाहर निकल जाएंगे अगर एक्सेस में हो जाता है। जैसा कि जब कोविड टाइम था तो उस टाइम कहा था कि विटामिन सी का इंटेक करो क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो भाई हमारे पास एक टैबलेट थी, मुझे मुझे नहीं याद आ रहा अभी उस टैबलेट का क्या नाम था, और बहुत खाई मैंने, और बस ये था। फिर बीच में आदमी भूल जाता है ना डर में, तो ये था भाई इतना ज़्यादा विटामिन ले रहा हूँ कहीं कोई और दिक्कत ना हो। तो जो विटामिन सी है वो भी वाटर सोल्यूबल है, और अगर आपने बहुत ज़्यादा भी ले लिया है तो आपके यूरिन के थ्रू आपकी किडनी उसे बाहर निकाल देगी। तो ये वाटर सोल्यूबल है। जो डी के है डेक, और मतलब आपका ये हो गया वाटर सोल्यूबल। बी वन को बोलते हैं थायमिन, बी2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, बी3 नाइसिन, बी5 पैंथेनोइक एसिड, बी6 पायरोडिक्सिन, बी7 बायोटिन, बी9 फॉलिक एसिड, और बी12 कोबालामिन, एंड बी विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। एक विटामिन और है विटामिन ई, वो जो है ना फर्टिलिटी से भी जुड़ा हुआ है। उसको ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू द स्टरलिटी, यानी कि नपुंसकता से जुड़ा हुआ, तो विटामिन ई। और साथ ही साथ एक और चीज़ है खूबसूरती से जुड़ा, वो भी विटामिन ई है। अगर आप विटामिन ई को अपने फेस पे लगाते हैं तो आपकी स्किन जो है बड़ी चमकेगी, बड़ी ही अच्छी लगेगी। तो ये है आपका विटामिन के बारे में। फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट मेट्रो, फर्स्ट ये भाई आप देखेंगे। फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी पार्क, फर्स्ट ये नहीं, अब जो भी है, फर्स्ट डीएनए बैंक बायोटेक पार्क लखनऊ, फर्स्ट वाईफाई मोनूमेंट ताजमहल, फर्स्ट फिल्म सेंटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। यहाँ तो भाई हमारा घर है तो हमें ये चीज़ें पता है। फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट,
उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी है? अपर गंगा रिवर जो है 2005 में बनी थी। बहुत साल तक हमारे इतने बड़े प्रदेश में सिर्फ एक ही रामसर साइट रही, लेकिन फिर एकदम से हमने छलांग लगाई और आज के टाइम में हमारे पास 10 हैं और सबसे ज़्यादा है 18, वो है तमिलनाडु के पास है। हम दूसरे नंबर पे हैं। पहला नेशनल पार्क जो है वो है दुधवा नेशनल पार्क। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पिछली बार यही क्वेश्चन था, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? और उत्तर प्रदेश का जो पहला टाइगर रिजर्व है, वो जो पहला नेशनल पार्क है उसी के अंदर है टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। और फर्स्ट जो चिड़ियाघर जो है वो है नवाब वाजिद अली शाह, यानी कि जब नवाब वाजिद अली शाह है तो कहाँ होगा? लखनऊ में होगा। फैट सोल्यूबल, जैसे मैंने आपसे पहले बताया कि विटामिन जो है दो टाइप के होते हैं। विटामिन जो है वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल है वो बी और सी है, और ये है डेक, DAKE, आपका विटामिन DAKE। उनका मैंने पहले आपको नाम बता दिया था। अब यहाँ इनका भी देख लेते हैं। विटामिन E को बोलते हैं रेटिनॉल और या बीटा कैरोटीन। विटामिन D कैल्सीफेरॉन। विटामिन E टोकोफिरोल, टोकोफिरोल इज स्टेरिलिटी या फिर ब्यूटी। और विटामिन K फाइलोक्विनोन या मिनोक्विनोन। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं किसके बारे में बताऊँ? विटामिन ए की कमी से जो है ना मतलब जो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो चीज़ हो जाती है। और एक चीज़ बोलते हैं आंखों में सूखापन, जीरोप्थेल्मिया, हिंदी में मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं, जीरोप्थेल्मिया, ये आप बच्चे देख सकते हैं। अब मेजर ब्रांचेस ऑफ साइंस, ऑस्टियोलॉजी जो है, ऑस्टियोलॉजी है हड्डियों का जो अध्ययन होता है, ऑस्टियोलॉजी। और एरोनॉटिक्स जो है आपका जहाज, प्लेन, इनसे जुड़ा हुआ है। एस्ट्रोनॉमी जो है वो एस्ट्रोनॉमी जो है आपके खगोलीय पिंडों का अध्ययन। इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में इंटरेक्शन और उनका इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन, इसकी जो स्टडी करता है वो इकोलॉजी करता है। एथनोलॉजी जो है, एथनोलॉजी और एथनोग्राफी, एथनोग्राफी एक कल्चर की डिटेल्ड स्टडी और एथनोलॉजी दो कल्चर की कंपैरेटिव स्टडी या मल्टीपल कल्चर की कंपैरेटिव स्टडी, दैट इज एथनोलॉजी। और एथनोग्राफी इज स्टडी ऑफ ए स्पेसिफिक कल्चर, एक ही कल्चर की डिटेल्ड स्टडी, वो हो गया आपका ये। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी जो है, इक्थियोलॉजी ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, मत्स्य की संरचना, कार्य की और स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ फिश, मछली के बारे में है। एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी जो है इंसेक्ट्स की स्टडी है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी जो है ये फूलों का अध्ययन है। और आपका एंथोमोलॉजी हो गया। आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर ये थोड़ा सा आप याद रखिए। आर्बोरिकल्चर जो है, आर्बोरिकल्चर ये वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान है। और आर्कियोलॉजी जो है वो जो जो जीवाश्म जो है मतलब फॉसिल्स जो है उनकी स्टडी से रिलेटेड है। ऑर्थोपेडिक्स जो है स्टडी ऑफ बोन हीलिंग। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। और आपका एपिग्राफी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, जो आपके शिलालेख हैं उनकी स्टडी के लिए आपका है एपिग्राफी। अब एक नाम आप पढ़ेंगे, विलियम जेम्स प्रिंसिप का भी नाम पढ़ेंगे। जेम्स प्रिंसिप ने जो अशोका के इंस्क्रिप्शन थे उसको डिसाइफर किया था। और जो ऑर्निथोलॉजी है, पिछली बार भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वर्ल्ड फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट जो इंडिया के सलीम अली, उनके नाम पर एक नेशनल पार्क बना, वो कहाँ है? तो वो जम्मू कश्मीर में है। ये मैंने आपको बताया था। कुछ बच्चों ने पता नहीं कहाँ कहाँ लिखा, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको अब याद होगा। मेजर फिलोसफीज एंड देयर फाउंडर्स, ये जो कुछ फिलोसफी है उनके फाउंडर्स हैं। एक है आपके द्वैत, द्वैत फिलोसफी है माधवाचार्य की, द्वैत। और फिर है अद्वैत, अद्वैत है शंकराचार्य की, नॉन डुअलिज्म। और एक है आपका प्योर अद्वैत, वो वल्लभाचार्य। और प्योर नहीं, यहाँ इन्होंने जो ना देखिए इंग्लिश इसकी यही गलती होती है, प्योर नहीं है ये, शुद्ध, शुद्ध है, शुद्ध द्वैत है। और अछिन्न भेद भी ये तो इस चैतन्य महाप्रभु, अछिन्य, अचिंत्य भेद भेद, अचिंत्य भेद भेद जो है उसके हैं चैतन्य महाप्रभु। एक बात देखिए, जैसे अद्वैत दर्शन, अद्वैत फिलोसफी के आदि शंकराचार्य, अद्वैत, द्वैत के हैं माधवाचार्य, भेद भेद या द्वैत के हैं निम्बरकाचार्य, शुद्ध द्वैत के हैं वल्लभाचार्य, अचिंत्य भेद भेद के हैं चैतन्य महाप्रभु।
ये चीज़ जो है ना मैं कहूँगा वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको जो है ना और भी इम्पोर्टेंट बना देता है कि इंडिया में कुछ स्टैचूज बन रहे हैं, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है आपका मतलब गोविंद सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर। इसी तरह से स्टैचू ऑफ वननेस है, और मतलब कई सारे स्टैचू हैं। तो आप वो देखेंगे और आप देखेंगे इनमें से ही इन्हीं फिलोसफर्स के नाम पे कई सारे स्टैचू बने हैं। तो आप यहाँ पर जो है ना उनको ऐड कर लेंगे। मैं ऐड कर देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारा काम हम ही करें, तो ये तो ज्यादती होगी उन बच्चों के साथ जो इस चैनल को नहीं देख रहे हैं। तो फिलहाल कम से कम थोड़ा सा काम आप भी कर लें। तो आप इस चीज़ को कर लीजिएगा कि आप जो हैं ये फिलोसफर, जो फिलॉसफी है उनके फिलोसोफर, और साथ में जो स्टैचूज बन रहे हैं उनका आप नाम जोड़ लेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने। महाभारत वेद व्यासा। रघुवंश कालिदास। ऋतु 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 संहार कालिदास। मेघदूत कालिदास। और आपके रावण बाधा वत्स भट्टी। काव्य दर्शन दंडिन एंड दश कुमार चरित दंडिन एंड किराता किराता किरा किरातार्जुनियम भारवी। और नीति शासक आपके भर्तृहरि। तो नीति अ, देखिए ऑब्वियसली टफ है ना, चीज़ें मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल से पहले ही तो कमज़ोर पीछे हट जाते हैं। भाई जो मुश्किल से आगे बढ़ता है वही तो कामयाब होता है। तो आपको आगे बढ़ना है और कामयाब होना है। अब ये मान लीजिए अगर ये यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं अरे यार ये याद नहीं हो रहा, कैसे याद करूँ। कुछ बच्चे होंगे चलो छोड़ देता हूँ, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाए और आपने पढ़ा हो। तो यही तो डिफरेंस क्रिएट करता है ना उनके बीच में, जो पीछे हट गए और जो आगे बढ़ गए। तो ऐसे ही कुछ मौके आते हैं जहाँ चीज़ें टफ होती हैं, उस टफ के आगे ही बढ़ना आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। तो आप इसको कई बार देखेंगे और चीज़ को थोड़ा सा याद करने की कोशिश करेंगे। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अब जना ह्यूमन ब्लड ग्रुप में क्या है, एक है लैंडस्टेनर ने खोज की थी, और उन्होंने पाया कि जो जो ब्लड सेल है उसके ऊपर कुछ एंटीजन पाए जाते हैं, और उसके बेस पर उन्होंने 4 टाइप के ब्लड ग्रुप दिए आपका ए बी, ए बी और ओ। ये 4 दिए, इसके ऊपर एक एंटीजन होगा, और उस एंटीजन के वो जो है फिर एक एंटीबॉडी बनाएगा, एंटीबॉडी। लैंडस्टेनर। अब जैसे क्या है कि ये जो है एंटीजन क्या होगा, इसके ऊपर ए, इसके ऊपर होगा बी, ठीक है, और इसमें होता है ए बी और बी भी इसमें होता है कुछ नहीं। और ये एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाएगा? बी के खिलाफ। ये किसके खिलाफ बनाएगा? ए के खिलाफ। ये किसके खिलाफ बनाएगा? किसी के खिलाफ नहीं। और ये किसके खिलाफ? ये दोनों के खिलाफ। हाँ यार देखो, वो जो है ना लास्ट वाली लाइन जो मुझे लगा था वो इसीलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी किया। अब इसको यहाँ देखिए, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक ए बी हो गया, और एक ओ हो गया। ये एंटीजन है, एंटीजन। ये है एंटीबॉडी। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। एक इसके जो है ना एंटीजन ए होगा, यहाँ बी होगा, और इसमें आपका ए भी होगा, बी भी होगा, और इसमें कुछ भी नहीं है। यही तो लिखा था यार, मैं भी डर गया बेफालतू में, मुझे लगा पता नहीं आप लोग क्या करोगे। अब ये जो एंटीबॉडी है ना वो ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट बनाएगा, ये इसके अगेंस्ट बनाएगा, ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, ए बी दोनों के अगेंस्ट। तो ये चीज़ है, ये आपके ब्लड ग्रुप को डिसाइड करती है। बाद में फिर क्या हुआ, इन्होंने एक चीज़ और की, जिसे बोलते हैं रिसेसस फैक्टर, आर एच फैक्टर। और आर एच फैक्टर में फिर ये जहाँ प्रेजेंट है पॉजिटिव, जहाँ एब्सेंट है वहाँ नेगेटिव। तो जो आपका फिर ए प्लस, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये जो फैक्टर है वो आते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस ये बीमारी जो है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। बस इतना ही याद रखिए, क्वेश्चन अगर पूछ ले जाए, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस। और एक है आपका यूनिवर्सल डोनर जो है, जो सबको दे सकता है, वो है ओ, और जो सबसे ले सकता है वो है ए बी।
टाइटल्स ऑफ एम्परर अशोका, अशोका के कुछ टाइटल हैं। अब जैसे वो जो है ना टाइटल कहीं कहीं से पता लगे हैं किसी किसी इंस्क्रिप्शन से, तो अशोका यह नाम सर्वप्रथम मास्की, जो अशोक नाम है ये कहाँ मिला है? सर्वप्रथम मास्की जो माइनर इंस्क्रिप्शन है वहाँ से मिला है। और अशोक एक है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी ये आपका बैरत इंस्क्रिप्शन या कंदहार इंस्क्रिप्शन है, वहाँ पर देवनप्रिय ये 12वें और 13वें शिलालेख में है। और देवनाम्पिय प्रियदर्शी ये गिरनार रुद्रन रुम्मनदेई, तथा इसमें अशोकवर्धन बुद्ध शाक्य एंड शाक्य मुनि महात्मा बुद्धि की उपाधि है। एंड मगधधिराज भब्रू इंस्क्रिप्शन से। बेसिकली जो है ना इंस्क्रिप्शन से भी जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे हैं कि ये कहाँ नाम पाया गया है, लेकिन इतने सारे आप याद नहीं रख सकते। जैसे एक अशोका हो गया, प्रियदर्शी हो गया, एक बुद्ध शाक्य और एक मगधधिराज। मगधधिराज जो है ये आपको थोड़ा सा एक दो बार देखेंगे चीजें आपको याद हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस एंड देयर फाउंडर्स, जो कुछ इंस्क्रिप्शन है और उनके महत्वपूर्ण अभिलेख स्तंभ लेख के खोजकर्ता। कालसी जो है कालसी शिलालेख जो है उसको किसने किया था? फॉरेस्ट ने। और जो गिरनार है उसको कर्नल टॉड ने। और जो शहबाजगढ़ी शिलालेख है उसको जनरल कोर्ट ने। और मानसेहरा शिलालेख जो है, मानसेहरा शिलालेख उसको जनरल कनिंघम। और आपका जो धौली इंस्क्रिप्शन है शिलालेख उसको किटो। और जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन वॉल्टर एलियट ने उसको किया था। जूनागढ़ को वॉल्टर एलियट ने। और जूनागढ़ वाला जो है यही आपका बताता है किसके बारे में? रुद्रदमन ने, जो आपके सुदर्शन लेख है उसका रिनोवेशन कराया था बिना फोर्स लेबर के। और ये संस्कृत प्रोज स्टाइल में लिखा हुआ है। अब जैसे कौटिल्याज व्यू रिगार्डिंग द स्टेट एंड देयर किंग, कौटिल्य चाणक्य है ना। अब जो चाणक्य है इन्होंने हेल्प की थी किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। धनानंद जो थे उसको हराने की, नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर। और फिर मौर्य डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ऑफ इन्होंने जो है ना कुछ सप्तांग थ्योरी दी थी। सप्तांग यानी कि एक स्टेट में जो है 7 अंग होते हैं और 7 अंगों का उल्लेख किया है यथा। अब इसमें क्या क्या है? पहला जो बताया था स्वामी, किंग, अमात्य, मंत्री, स्टेट, फोर्ट, कोशा, पनिशमेंट, और लास्ट है मित्र। ये क्वेश्चन आया है, कई बार आया है कि जो 7वां अंग है वो क्या है। और आज के टाइम में जो है ना वो आपके जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं उनकी रिलेवेंस बहुत बढ़ रही है। अभी हाल फिलहाल हमारी जो गवर्नमेंट है और इंडियन आर्मी ने मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें एंशियंट टेक्स्ट को पढ़ा जा रहा है, डिसेफर किया जा रहा है। और उससे किस तरह से अपनी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको किस तरह से उसमें यूज़ किया जाए, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे उस प्रोजेक्ट का नाम। रबी और खरीफ जो क्रॉप है, रबी और खरीफ फसल, जो खरीफ फसलें हैं मानसून पर निर्भर है, उनकी फसल की का मौसम जुलाई से अक्टूबर तक चलता है। अब बेसिकली जैसे रबी, खरीफ और हॉर्टिकल्चर, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है तो किसका प्रीमियम ज़्यादा होगा? जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, रबी का या खरीफ का? सोचिए किसका? सोचिए, एक मिनट सोचिए। वो होगा खरीफ का, क्योंकि खरीफ जो है ना वो मानसून पर डिपेंड है और मानसून का पता नहीं कि कब तो वो खुश हो जाए, कब वो दुखी मतलब परेशान कर दे हमें। खुश हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात, बहुत ज़्यादा खुश हो गया तो भी गलत बात, और दुखी हो गए तो भी गलत बात। तो जब जो चीज़ मानसून पर डिपेंड करती है यानी कि रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। तो एक रबी का तो है 1.5%, इसका है 2%। और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है या कॉमर्शियल क्रॉप है, जो एनुअल क्रॉप है वो है आपका 5%। अब इसमें जो कुछ एग्जाम्पल है, चावल, मक्का, बाजरा, रागी, दालें, सोयाबीन, मूंगफली आदि जो है खरीफ है। रबी में मानसून की बारिश खत्म होने के बाद सर्दियों अक्टूबर नवंबर में बुआई बोई जाती है और गर्मियों में मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इसी दौरान अप्रैल के और उसके बीच में करते हैं जिसका नाम है जायद फसल, और जिसमें ककड़ी, खीरे ये सारी सब चीज़ें होती है। और इसमें जो है प्रमुख फसलें जो हैं गेहूँ, जौ, सरसों, रेपसीड, जई, चना, अलसी आदि इसकी है। अब नेम ऑफ आइलैंड एंड देयर
ऑफ अफ्रीका में कुछ आइलैंड है। आपका मेडागास्कर हो गया, सेशेल्स, कोमोरोस, मॉरिशस, साओ टोम एंड केप वर्डे देशों के महाद्वीप के द्वीपीय देशों के नाम। मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस, मॉरिशस, साओ टोम एंड केप वर्डे। पेनिनसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर जो है ना, अब इसका एक्सटेंशन बताया है बेसिकली बस पेनिनसुलर प्लेटो का जो बीच वाला ये हिस्सा है, इसमें ये कहाँ कहाँ तक। इसका जो एक सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है पूरी लाइन का, पूरी स्लाइड का, वो है उत्तर पूर्वी में जो शिलोंग एंड कार्बी एंगलोंग पठार है, ये इसका एक्सटेंशन है। पेनिनसुलर प्लेटो इसका ही एक्सटेंशन है आपका कार्बी शिलोंग प्लेटो, या फिर आपका कार्बी एंगलोंग प्लेटो जो है इसी का एक्सटेंशन है। बीच में एक गैप आता है जिसको बोलते हैं मालदा फॉल्ट, मालदा फॉल्ट। तो मालदा फॉल्ट जो है इन दोनों को सेपरेट करती है, बट ये है पार्ट किसका, पेनिनसुलर प्लेटो का ही। अब इसके आगे चलते हैं, अल नीनो और लानिना। बेसिकली देखिए अब यहाँ जो है ना, इसमें मैं आपको बस एक दो चीज़ें बोल देता हूँ तो हो सकता है कुछ चीज़ समझ में आए। आप ध्यान में चलिए, आपका पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन हो गया। पैसिफिक ओशन में आपका जो साउथ अमेरिका है, जो कोस्ट वाली सिटी है, वहाँ पे एक ठंडी करंट होती है, इसका नाम है हम्बोल्ट। अब जो इक्वेटर पे ऐसे ट्रेड विंड्स चल रही हैं वो पानी को ड्रैग करती हैं, पानी हटता रहेगा, इधर से ठंडी करंट आ रही है और नीचे से भी अपवेलिंग होती है, पानी का मूवमेंट चलता रहेगा। जब अल नीनो होता है ना, तो ये जो पवने हैं ये कमज़ोर हो जाती है, ड्रैगिंग कम होती है, और उसकी वजह से क्या है ना, गर्म पानी पेरू की साइड में ही इकट्ठा होने लगता है और वहीं पे इंटेंस बारिश होती है। और इसका असर ये होता है कि इंडिया जो है वहाँ पे बारिश कम होती है अल नीनो के केस में। इसी का उल्टा कर दें, पवने बहुत स्ट्रांग हो गई, ज़्यादा वो वार्म वाटर को ड्रैग करके ले जा रही हैं, वो वहाँ तक जाएगा और इसकी वजह से, लानिना की वजह से क्या है, बारिश ज़्यादा होती है। इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, इंडियन ओशन डाइपोल। वो आप मुझे बताएंगे इंडियन ओशन डाइपोल का मानसून पर क्या असर पड़ता है। अब ये जो है कुछ फैक्ट हैं किसके बारे में, उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस। यह लेंस प्रकाश की सीधी किरण को अभिसरित करता है। अभिसरित क्या है, यानी कि कन्वर्ज कराएगा, एक जगह लेकर आएगा, कन्वर्ज जैसे मिलाएगा। और जो आपका कनकेव है यानी कि उत्तल लेंस है, वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो यह लेंस प्रकाश की सीधी किरणों को अभिसारित करता है। यह लेंस इस तरह से, ये फिगर है, बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। हाइपर मेट्रोपिया या दूरदृष्टि के दोष को दूर करने के लिए, हाइपर मेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यह जो है कहाँ कहाँ किया जाता है, वाहनों में पीछे देखने वाले दर्पण, मानव आंखों के लेंस, प्रोजेक्टर, कैमरा फोकस, सूर्य प्रकाश, साधारण दूरबीन, प्रोजेक्टर, माइक्रोस्कोप आदि में ये यूज किया जाता है। आपका जो उत्तल लेंस है बीच में मोटा है, कन्वर्ज करता है ये चीज़ों को, कन्वर्ज। और इसका जो है ये कौन से, दूरदृष्टि या हाइपर मेट्रोपिया है, उसको ठीक करने के लिए ये होता है। अब इसके आगे जो है एक है कॉनकेव लेंस। ये क्या करता है, ये डाइवर्ज करने के लिए होता है, डाइवर्ज करता है। और ये जो है बीच में से पतला होता है और कोनों पे से चौड़ा होगा। और जैसे यहाँ लिखा हुआ है थिनर इन द मिडल, कॉनकेव लेंस यूज्ड इन स्पेक्ट्रल टू, ये जो है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को ठीक करने के लिए है। और ये कहाँ कहाँ पर है, जो डेंटिस्ट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो चिकित्सक है, दंत चिकित्सक जो है वो कौन सा यूज करता है आपका, और दृष्टि सुधारने और फ्लैश लाइट, लेजर उपकरण, दूरदृष्टि एंड पीप होल जो है इसमें ये यूज किया जाता है। आपका क्या, कनकेव लेंस, कनकेव यानी कि अवतल लेंस। ये लाइन जो है ना, मैं कहूँगा ये लाइन दोनों के बारे में आप रट लें। अवतल लेंस ये छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है, छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और इसी का जो ये जो है डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। इसी का उल्टा जब आप देखेंगे कन्वेक्स लेंस, तो उसमें भी एक लास्ट में लाइन है। इन दोनों लाइन को आप याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान
हो जाएगी। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं लेकिन फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ। और इसमें जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस है, क्लोरोपिक्रिन जो है जो टीयर गैस है, आंसू गैस के गोले जो छोड़े जाते हैं उसमें कौन सी गैस निकलती है आपकी क्लोरोपिक्रिन, आपका ये हो गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलिथ बोलते हैं, इसमें CaH2, डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ये है आपके फ्रियोन। और कैल्शियम सल्फेट जो जिप्सम है, बेसिकली जिप्सम, ये है आपका CaSO4.2H2O, ये याद रखिए। और एक आप मुझे बताएंगे जहाँ पर हाफ H2O होता है, हाफ H2O ये होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना स्लेक्ट लाइम जो है, ये है आपका CaOH2। फिनोल जो है वो है आपका कार्बोलिक एसिड C6H। फॉर्मूला आपसे नहीं पूछेगा, फॉर्मूला जनरली अगर पूछा है ना किसी का, CaSO4 डॉट ये 2H2O एंड हाफ H2O, ये है आपका जिप्सम, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये जनरली पूछा जाता है। कार्बोक्सिल क्लोराइड फॉस्जीन जो है ये COCl2। मीथेन मार्श गैस, ये पूछ लिया जाता है कि मार्श गैस के निकलने की वजह से कुछ लोगों की डेथ हुई, या कुछ लोग जो है इस तरह से एक माइन में गए थे और वहाँ पर लोग मर गए, किस वजह से, कौन सी गैस की वजह से, तो मीथेन मार्श गैस। अभी जैसा आप खबर पढ़ते हैं कि कोई आदमी सेप्टिक टैंक में उतरा था और उसकी डेथ हो गई, या फिर गटर में उतरे थे और डेथ हो गई, तो वो किस वजह से डेथ होती है, मीथेन या मार्श गैस की वजह से, CH4। और सोडियम क्लोराइड जो हम घर में जो नमक खाते हैं, जो टाटा वाला नमक नहीं, अब तो बहुत सारे नमक आते हैं, वो है NaCl, तो ये हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, वेरियस डिजीजेज एंड देयर कोजेज। अब जो है ना, मतलब यहाँ बेसिकली यही बताया है कि बैक्टीरिया की वजह से कौन से, वायरस की, फंगल की, इसकी वजह से कौन कौन से हैं। और कुछ एक हमने वीडियो कराई थी जिसमें थे आपकी बहुत सारी वैक्सीन के नाम, वो जो लेटेस्ट वैक्सीन है उसको, ये वैक्सीन किसके लिए है, किसने बनाई है और किस बीमारी के लिए है, ये आप अगर आप कर लेंगे तो हो सकता है एक क्वेश्चन उस छोटी सी वीडियो से ही आपका ठीक हो जाए। जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे गले में खराश तो ये है ही। अब तपेदिक की जो बीमारी है, तपेदिक यानी कि TB, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा, आपका कोलरा, टाइफाइड, UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इकोलाई, होपिंग कफ, ये जो है ना काली खांसी, ये हो गया। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग को हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं, हैंसन्स डिजीज भी बोलते हैं। और आप मुझे बताएंगे हैंसन्स डिजीज को खत्म करने का इंडिया का टारगेट कब का है। निमोनिया एंड डिप्थेरिया, ये जो है ना सारी की सारी बीमारी ये है जिनका कोज है बैक्टीरिया। अब इससे आगे एक क्वेश्चन बन सकता है कि इनका जो कारक है, जो कॉज करता है इस बीमारी को। अब देखिए बैक्टीरिया तो है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो वो उसका बैक्टीरिया हो गया। लेप्रोक्रोसी का भी कोई बैक्टीरिया है तो उसका भी नाम पूछ सकता है। लेकिन पहले एटलीस्ट मुझे ये तो पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है या फंगल डिजीज है। तो पहला हमारा ये है, उस वाली चीज को भी अगली स्लाइड में हम कवर कर लेंगे। वायरस जो है, जो मीजल्स हो गया यानी कि खसरा होती है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है, और जो नॉर्मल जो जुकाम है, कॉमन कोल्ड है, एड्स है, मम्स है, रेबीज है, कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी जो क्या है, वायरल है। और आपका जो सामान्य जुकाम है, कॉमन कोल्ड है, वो भी क्या है, वायरल डिजीज है। कवक की वजह से जो होता है फंगस, वो होता है दाद। अक्सर आप पहले देखते होंगे लोग ऐसे खुजाते रहते थे यहाँ, तो भी पहले क्या था, साफ सफाई का इतना ध्यान होता नहीं था, गंदगी होती थी, तो इस वजह से बीमारियां होती थी। मेरे नहीं है, मैं बस आपको करके दिखा रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो बस मैं ऐसे आपको एग्जैक्टली खुजा कर दिखा रहा था, ऐसे खुजाते रहते थे पहले। और फंगल नेल इन्फेक्शन, वेजिनल कैंडिडाइसिस, एंथ्रस एंड एस्पायरजिलोसिस, ये जो है फंगल डिजीज है। पैरासाइट में आपका जो सबसे फेमस है वो है मलेरिया। सबसे फेमस कौन सा है पैरासाइट में, परजीवी में सबसे है मलेरिया हो गया आपका, मलेरिया। और एक है स्लीपिंग सिकनेस जो होती है से फ्लाई की वजह से, से फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस। और लेशमेनियासिस, ये आप देख लेंगे, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। इन्फ्लुएंजा जो है माइकोवायरस, आरएनए वायरस के कारण होता है। आरएनए वायरस को ही, जिस वायरस का जेनेटिक मटेरियल DNA है और कुछ वायरस का होता है RNA,
तो वो है आपका माइकोवायरस। इसी तरह से होता है अडेनो वायरस। तो ये आप देख रहे हैं, कॉमन कोल्ड कॉज बाय सिवरल टाइप्स ऑफ वायरसेस, मोस्ट ऑफन राइनो वायरसेस, RNA वायरसेस। ठीक, राइनो वायरस, एडेनो वायरस, माइकोवायरस, ये चीज़ें। स्मॉल पॉक्स जो है, स्मॉल पॉक्स चेचक जो है वायरस की वजह से, और जैसे वायरुला वायरस है, इसका जो है DNA है। चिकन पॉक्स जो है आपका कोज्ड बाई, ये चिकन पॉक्स होता है वेरिसेला जोरेस्टर के कारण होती है। और एड्स जो है ये होता है किसकी वजह से, HIV वायरस की वजह से। जर्मन मीजल्स जो है वो रुबेला वायरस की वजह से। और जो मीजल्स हैं वो पैरामाइक्सो वायरस यानी कि RNA वायरस। इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, बस पूछता है इनमें से कौन बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन बैक्टीरियल है, कौन वायरल है, कौन फंगल है, और किस जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन है, जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है, उनका कारक पूछ लिया जाता है। प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन, एक है स्प्लैश, शीट, रिल, गली, स्ट्रीम एंड चैनल इरोजन। बेसिकली क्या है, बस ऐसे समझिए, पहले बारिश गिरी, हल्का सा पानी आया तो थोड़ा सा ऊपर से शीट स्प्लैश हुआ, हल्का सा चला गया, फिर वो पानी लगातार बह रहा है तो स्प्लैश हो गया। अब वो पानी थोड़ी सी गलियां बना देगा तो रिल हो गया, बहुत बड़ी बड़ी गलियां बना देगा तो गली हो गया, और भी बड़ी बड़ी बना देगा, सब कर देगा तो वो कैनियन जो होता है ना लास्ट, वो भी आपका इरोजन का ही है। जो ग्रैंड कैनियन है, कोलोराडो रिवर जो है, आपने ग्रैंड कैनियन देखा होगा, अमेरिका की बड़ी ही खूबसूरत सी फोटो आती है ग्रैंड कैनियन, वो है आपका किस वजह से, कोलोराडो रिवर, वो भी इरोजन की ही वजह से है। ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड्स कॉन्टिनेंट्स बाय एरिया, सबसे बड़ा एरिया के हिसाब से एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। और पॉपुलेशन की उसमें आपका एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अगर आप देखें अंटार्कटिका जो है पॉपुलेशन में सबसे नीचे आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। यूरोप उसमें ऊपर चला गया। आर्टिकल्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट, ये हम जना करा चुके हैं, इसको कराने की अब ज़रूरत है नहीं, हम ऑलरेडी इसे करा चुके हैं। वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी कब होती है, जब 5 साल का टर्म पूरा हो जाए, या फिर वो रिज़ाइन कर दे। रिज़ाइन किसको देगा वो, अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को, या फिर इसे डिसमिस कर दिया जाए। उसको डिसमिस करने के लिए जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है राज्यसभा में, राज्यसभा में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लोकसभा उसको सिंपल मेजोरिटी से ही पास करेगी, ये पास करेगी उसको इफेक्टिव मेजोरिटी से। जो राज्यसभा है इफेक्टिव मेजोरिटी से, और लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ द ऑफिस, और हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब जो इलेक्शन डिक्लेयर्ड इनवैलिड है, ये है मेरा असल में क्वेश्चन, इसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ओनली द सुप्रीम कोर्ट कैन इंटरवीन इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, और वो भी इलेक्शन प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद ही इंटरवेंशन कर सकता है। कौन कर सकता है, ये जो है एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, मैं एक बार टाइम देख लेता हूं, 5:15 हो गए। चलिए थोड़ा सा और खींचते हैं, खींच दें थोड़ा सा, पानी पी लेता हूँ बस ज़रा मैं एक घूंट, ठीक है। और दिल दुखा था जब आप लोगों ने लिखा था कि भाग। चलिए भाई वापस चलते हैं अब आप लोगों की तरह। फैक्ट्स रिलेटेड टू द वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ फैक्ट हैं। फैक्ट जो हैं कुछ इस तरह से हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ ना भी देखेंगे तो आप ऐसे समझ लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। ये हमने वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो अमेरिका से लिया है, और ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट जो है राज्यसभा का चेयरमैन होगा। और इसको बोलते हैं कंटिजेंसी ऑफिस भी बोलते हैं। मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, मान लीजिए प्रेसिडेंट ने सडनली रिजाइन कर दिया, या फिर ऐसा है मान लीजिए प्रेसिडेंट कहीं ऐसी जगह चले गए कि वो ऑफिस कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो उस दौरान जो है वाइस प्रेसिडेंट उस ऑफिस को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि नया प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है। और इसमें द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइल ही इज एक्टिंग द प्रेसिडेंट। और जब वो वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट बन गए, उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन गए, तो उस टाइम वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं रहेंगे। जो डिप्टी स्पीकर है वो आपका इस दौरान उस रोल को फुलफिल करेगा। और इनका जो प्रेसिडेंट है, इनकी जो ओथ है
ओथ जो है प्रेसिडेंट और इन पर्सन अपॉइंटमेंट फॉर दिस पर्पज 5 साल का है, और री इलेक्शन इनका कितनी भी बार हो सकता है 5 साल के लिए, और री इलेक्शन कभी भी हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये पहले वाइस प्रेसिडेंट फिर प्रेसिडेंट, वीवी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमन एंड के आर नारायण, ये आपके जो वाइस प्रेसिडेंट थे फिर प्रेसिडेंट बने। ज्योग्राफिकल हाइपोथेसिस एंड देयर थ्योरीज, अब जैसे अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, पार्कर एंड मॉर्गन ने दी थी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स यानी कि प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। प्रेट एंड एरी ने दिया कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, भू संतुलन की संकल्पना किसने दी, प्रेट एंड एरी ने। और आर्थर होल्मस ने दी थ्योरी ऑफ कन्वेक्शन करंट, संवहन धारा का सिद्धांत। कन्वेक्शन करंट नीचे से ऐसे गर्म होंगी ऊपर जाएंगी, ये जो है कन्वेक्शन करंट, ये इसको आर्थर होल्मस में। अगर आप देखेंगे ना प्लेट टेक्टोनिक से, तो उसकी भी वजह क्या है ना, कन्वेक्टिव करंट्स है, जो नीचे आपका जो लाव मैग्मा है, मैग्मा गर्म हो रहा है, वो ऊपर की तरफ आएगा और वो इस तरह से वो रोटेट कर रहा है, प्लेट मूव हो रही है, कहीं से प्लेट ऊपर बन रही है और कहीं पे प्लेट नीचे जा रही है तो ख़त्म हो रही है। ये आपका जोन ऑफ अपीयरेंस, जैसे कि आपका तो कहीं पे प्लेट बन रही है वहाँ पे ख़त्म हो रही है, इस तरह से पूरा साइकिल चल रहा है। टाइम जोन्स ऑफ द कंट्री, सबसे ज़्यादा टाइम जोन कहाँ है, फ्रांस में है, दूसरे नंबर पर रशिया में, अमेरिका में 9 है, अंटार्कटिका में 10 है, ऑस्ट्रेलिया में 8, डेनमार्क में 5। सबके याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 ऊपर के सबसे ज़्यादा याद रखिए। इंडिया में 1 है, इंडिया में कितने हैं, इंडिया में 1 है। एक बहुत पहले एक चाय बागान टाइम होता था इंडिया में, चाय बागान टाइम। सम स्पेशल फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये जो है आपका इसका जो है 82, ये है इसका जो इससे पार होती है, ये जो ना इस तरह से देखिए, यहाँ से ये तो हो गया 0 और ये है आपका 82, यहाँ इंडिया का आपका 8230 हो गया। अब क्वेश्चन बनता है, जैसे कि अगर हम देखें तो 15 डिग्री पे 1 घंटा आगे बढ़ता है, ये आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन है, तो हमारा जो है 82.530 जो है ये 5 घंटे 30 मिनट आगे, 5 इतने आगे है आपका प्राइम मेरिडियन लाइन से, या ग्रीनविच जो मीन टाइम है उससे 5.5 घंटे आगे है, और हर 15 डिग्री पर 1 घंटा ये बढ़ता है। और अब इसमें एक चीज़ और है, ये इंडिया में कहाँ कहाँ से निकलता है, कौन कौन से स्टेट से निकलता है, तो मुझे ऐसे याद नहीं, बस मैं देखता हूँ कि शायद मैं याद कर पाऊँ। कम में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, आंध्रा एंड उड़ीसा, 5 स्टेट से ये जाता है। और इसी तरह से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो है TRM TJWTM, तो वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ अगर आप देखो तो कौन कौन से कॉमन है, कौन कौन से कॉमन है आपका M, तो कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, ये भी आपका एक पॉसिबल प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। तो ठीक है, आप हम इस तरह से आगे चलते हैं। यहाँ डिफरेंस मैंने बता दिया इंडिया में यहाँ से। और इन अर्लियर इन इंडिया, मुंबई एंड कोलकाता हैड देयर ओन लोकल टाइम, बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री दीज वर अबॉलिश्ड एंड ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम्स वाज फिक्स्ड एज पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज चूजन एट ए मल्टीपल ऑफ, ये फैक्ट है, मतलब इतने मल्टीपल पे चूज किया गया है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मेजर एराज, पैलियोजोइक, प्रीकैम्ब्रियन, सीनोजोइक, मेसोजोइक। अब देखिए जो पैलियोजोइक है, पैलियोजोइक जो है समुद्री जीवन और कुछ सरीसृपों का भूमि पर जन्म हुआ। मैरीन लाइफ और सम रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स वो होते हैं जो घिसट घिसट कर चलते हैं ना, वो हो गए जो जमीन पर आए। प्री कैम्ब्रियन जो है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ओशन द फर्स्ट लाइफ वाज क्रिएटेड। और प्री कैम्ब्रियन में ही एक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है, अरावली पर्वत जो है, ये धारवाड़ क्रम के जो चट्टाने हैं, अरावली और धारवाड़ का जो ओरिजिन है वो कब है, प्री कैम्ब्रियन टाइम में है, और ये आपका प्री कैम्ब्रियन टाइम में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीनोजोइक जो है, सीनोजोइक जो है ये आपका एज ऑफ मैमल्स है, स्तनधारियों का है। और जो मीजोजोइक है वो है आपका जुरासिक। मीजोजोइक जो फेमस है वो है आपका, मीजोजोइक जो है वो है आपका डायनासोर का। तो डायनासोर, मीजोजोइक, और अगर मैमल्स का ओरिजिन है तो वो है आपका सीनोजोइक। रेप्टाइल्स जो है, रेप्टाइल्स आपका
रेप्टाइल्स जो है वो आपका मैं बताता हूँ पैलियोजोइक, और अरावली और धारवाड़ का है प्री कैम्ब्रियन। तो चीज़ें जो है ना तोड़ तोड़ के ही देखोगे तभी चीज़ें कुछ याद होंगी। अब है सोल्स्टाइस, ये वाली जो 4 चीज़ें हैं ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एस तो स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर। बेसिकली क्या है, अगर हम चलें क्या है कि जैसे जो अर्थ है, अर्थ जो है ना जैसे ये एक्सिस है, एक्सिस पे आधा आधा नहीं है, ऐसे टिल्ट है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया। अब ये जो टिल्ट है ये है 23.5 डिग्री। अब ये ऐसे रोटेट कर रही है। अब इस टिल्ट की वजह से, रोटेशन की वजह से क्या है ना, जो अर्थ का जो एक जगह नहीं गिर रही है सारी जो सनरेज हैं, वो उसी वजह से मौसम का चेंज हो रहा है। अब अगर जैसे यहाँ ऊपर है, मान लीजिए सबसे ऊपर है भी हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्ट पड़ रही है। जब वो घूमते घूमते आएगी, इसको बोलते हैं हम क्या, स्प्रिंग, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, नहीं स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलेंगे। और फिर जो आपका है इस नहीं यार, अगर मतलब इसको अभी रुकिए, जो बिल्कुल अभी है हम जब ऊपर पड़ रही है, और इसको बोलते हैं सोल्स्टाइस। हिंदी में क्या बोलते हैं देखता हूं, विषु, विषु संक्रांति। थोड़ा सा पहले समझा देता हूं। अब जब बिल्कुल जो सन रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिर रही हैं बिल्कुल सीधी, तो वो है इंडिया के हिसाब से समर सोल्स्टाइस। सोल्स्टाइस का मतलब है ग्रीष्मकालीन संक्रांति, जो होता है 20 और 21 जून को। अब जब वो घूमेगी और थोड़ा सा और जाएगी तो वो आएगा आपका इक्वेटर पर। इक्वेटर पर जो आएगी उसको, इक्वेटर वाली को बोलते हैं इक्विनॉक्स, यानी कि विषुव। यानी कि ये जून में है। अब ये सितंबर में जो है ना इक्विनॉक्स आएगा, ऑटम। अब मैं ऑटम का देख लेता हूँ, ऑटम को क्या क्या बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स, शरद ऋतु विषुव। भाई मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आप प्लीज मेरी बस भावनाओं को समझिए, प्लीज समझिए। आप आ जाइए जून, 21 जून, समर सोल्स्टाइस। समर सोल्स्टाइस में क्या है, डायरेक्ट जो सनरेज हैं वो किस पे गिर रही हैं, कैंसर पर। अब सनरेज जो है ना, कैंसर वो लास्ट लाइन होती है जहां पर सनरेज सीधी पड़ सकती हैं, उसके बाद से टिल्ट ही होंगी। अब जब वो अर्थ का मूवमेंट आएगा तो वो नीचे आती जाएगी। अब जब वो नीचे आ रही है तो वो आ जाएगी इक्वेटर पे डायरेक्ट। जो इक्वेटर होता है, जब डायरेक्ट सनरेज वहां उसके ऊपर होती है तो उसे बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स जो है 2 बार होता है, एक बार मार्च में होगा, एक बार सितंबर में होगा। ठीक। अब जब उससे नीचे नीचे सनरेज जाती रहेंगी तो फिर पड़ेगी डायरेक्ट जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, और वो पड़ेगी 22 दिसंबर को, 21 या 22 दिसंबर को। वो डेट उसके हिसाब से चेंज होती रहती है, 21 या 22 दिसंबर को वो होता है विंटर सोल्स्टाइस। तो ये जो ना इसका मूवमेंट इस तरह से है, आप ये देखें तो ऐसे ना होकर इक्वेटर थोड़ा सा ये जो है ना टिल्ट है, ये ऐसे ना होकर आपका मान लीजिए ये टिल्ट है। तो यहाँ ऐसे होना चाहिए था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन जब ये थोड़ा सा ऐसा ऐसा हो गया तो यहाँ आएगी ये वाली लाइन। तो अभी जब सन यहाँ है तो अभी सन की वजह से डायरेक्ट रेज यहाँ पड़ रही हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि समर सोल्स्टाइस। फिर यहाँ आई आपके इक्वेटर पर इक्विनॉक्स, कौन सा, समर इक्विनॉक्स। फिर यहाँ आई, ये आ गया विंटर सोल्स्टाइस। फिर दोबारा से घूम के इक्वेटर पर जाएगी, यानी कि क्या, ऑटम इक्विनॉक्स। तो इस तरह से है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं, अगर कभी हो सका तो अकेले से इसकी वीडियो बना दूंगा। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन लोकसभा, हरियाणा में कितनी है, 10 है, पंजाब में 13, तेलंगाना, आपको जो है ना अभी याद होनी चाहिए, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, और आपका कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का तो खैर आपको याद रहेगा ही। ये चीज़ें हैं, कई बार बिहार का भी पूछ लेता है, तो बिहार में भी 40 हैं। ये हो गया, बिल्कुल फैक्चुअल है, अब आप देख ही लेंगे। मेजर मेडिकल इक्विपमेंट, स्टेथोस्कोप जो है ना दिल की धड़कनों को नापने के लिए किया जाता है, दिल की धड़कनों को नापता है। पेसमेकर क्या है, जो आपका जो हार्ट है ना जो काम करता है उसे कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए अपने फंक्शन को प्रॉपर करने के लिए, जो वॉल्व है उसके पूरे फंक्शन को कराने के लिए। अब क्या होता है ना, कई बार ये सिग्नल कमज़ोर हो जाते हैं, उन सिग्नल्स को बेहतर करने के लिए एक आर्टिफिशियल डिवाइस लगाया जाता है जिसका नाम है पेस मेकर। एक है फिर स्फैग्नो मैनोमीटर, स्फैग्मो
मैनोमीटर ये जो है ब्लड प्रेशर, जो आप ब्लड प्रेशर नापते हैं, अरे डॉक्टर साहब जरा ब्लड प्रेशर नाप लेना, आप तो डिजिटल भी आ रहे हैं, डिजिटल की एक्यूरेसी कम होती है, आप ना मैनुअल ही कराइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत है तो उसको ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसका नाम है 75/25, ये आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज यानी कि शुगर से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में भी आप जरा देख लें, करंट अफेयर में काफी न्यूज में रहा है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन, जब किसी चीज को बहुत अच्छे, जैसे एक होता है एक्सरे, एक होता है एमआरआई और एक होता है सीटी स्कैन। एमआरआई में जैसे अगर आपको किसी से लड़ाई है, किसी को मतलब बद्दुआ देनी है ना, तो भाई ज्यादा बड़ी मत दीजिए, बस ये कह दीजिए भाई तेरा एमआरआई होगा। तो एमआरआई जो है ना, ऐसा लगता है कि जैसे आप कब्र में चले गए हैं और बस वहां जाके आपको सारी की सारी दुआएं याद आती हैं, बस यहाँ से निकल जाऊं फिर अब मैं पुण्य वाले सारे अच्छे काम करूंगा। लेकिन इंसान है, जब डरता है तभी बस ऊपर वाले को याद करता है, बाकी से फिर बातें भूल कर अपने दोबारा से गलत कामों में लग जाता है। अदरवाइज एमआरआई जो मशीन है वो लिटरली आपको मौत का नज़ारा दिखा देती है कि आप ऐसे फंसेंगे। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये आपका दिल के एबनॉर्मलिटीज को करने के लिए। ईईजी जो है वो ईईजी ब्रेन से रिलेटेड है। ऑटो एनालाइजर ये जो है यूज टू टेस्ट ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल। और एमआरआई जो है यूज टू एक्यूरेटली डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज और डिफॉर्मिटीज इन द इंटायर बॉडी और ऑर्गन। ये है आपका ये सब चीज़ें। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सेल इन बायोलॉजी, प्रोटीन फैक्ट्री जो है राइबोसोम्स हैं। और किचन सेल जो है, किचन सेल किस में होगी, प्लांट सेल में, और वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। और पावर हाउस ऑफ द सेल जो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसके एटीपी होती है एनर्जी करेंसी। और माइटोकॉन्ड्रिया एक और चीज से जुड़ा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है डीएनए, और यहीं से कॉन्सेप्ट आया है 3 पेरेंट बेबी का भी। तो ये चीज आप याद रखेंगे। सुसाइड बैग जो है वो बोलते हैं लाइजोसोम को। लाइजोसोम में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो अंदर ही डाइजेशन, सेल के अंदर ही डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो हो गए बहुत ज्यादा प्रोड्यूस और वो बैग फट जाता है और उसकी वजह से पूरी सेल मर जाती है। इसीलिए इसको बोलते हैं उसने सेल की सुसाइड करा दी, सुसाइडल बैग उसको बोलते हैं। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रॉबर्ट ब्राउन है, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। डीएनए की डिस्कवरी की थी फ्रेडरिक मेशर ने, जिन्होंने 1859 में डीएनए को डिस्कवर किया था। और एक है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, इसको वाटसन, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने किया था और इनको नोबेल प्राइज भी इसके लिए मिला था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक, जना भाई देखिए इतना ही करते हैं। अब किसी दिन एक और क्लास लूँगा और एक क्लास में आपका पूरा मैं ख़त्म करा दूंगा। आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन का आप ज़रूर जवाब दें, इससे आप लोगों का ही फ़ायदा होगा, हमारा इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा फ़ायदा आप बच्चों का है। तो प्लीज़ उस चीज़ को ज़रा ध्यान से कीजिए और अच्छे से कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय। टेक केयर।